सिद्दीकी साहब कि हमें एक्सप्लेन करें कि ये क्या जुडिशरी में ओवरऑल व्हाट इज गोइंग ऑन और ये हम कहाँ पे आ चुके हैं। देखिए, ज़रा समय पहले कुछ ब्रीफली बहुत ही जो फैक्चुअल सिचुएशन है वो बता दूं। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि ये केस अराइज होता है कि एक अपील आई थी सिंध हाई कोर्ट से और जिसमें कस्टम एक्ट की कुछ प्रोविजन स्ट्राइक डाउन कर दी थी, यानी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का सवाल था। अब ये लग गया जिसे हम आजकल कहते हैं रेगुलर बेंचेस, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नहीं लगा। तो वहाँ पे एक सवाल ये उठा कि ये भी देखना कि क्या हम ये केस सुन सकते हैं, ये फैसला भी हम डिसाइड करेंगे या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजना पड़ेगा। वहाँ से ये इशू उठा। अभी जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो ये प्रोसीडिंग्स नहीं हैं, वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही। वो 3 जज सुन रहे थे जिसमें मंसूर अली शाह साहब थे, जस्टिस आयशा मलिक थी और जस्टिस इरफान सादात थे। ये केस जो है कंटेम्प्ट का है, जो 2 जज सुन रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस इरफान सादात। ये कंटेम्प्ट का केस इस तरह निकला है कि उन्होंने वो केस फिक्स किया था मंडे को 1 बजे और वो केस मंडे को नहीं लगा। तो ये सवाल उठा कि जब जुडिशियल ऑर्डर था वो क्यों नहीं लगा, उस पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। तब वो जो मेन केस है जिसमें ये सवाल उठा था कि हम अपना दायरा कार सेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, देख सकते हैं, वो अभी नहीं है बेंच के सामने। अभी सिर्फ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं और उसमें ये मेन सवाल ये है कि जब बेंच ने एक जुडिशियल ऑर्डर कर दिया है तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बेशक चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हों या सीनियर जज बैठे हुए हों, वो क्या उस ऑर्डर को बदल सकते हैं? ये सवाल इसलिए है मैं मतीन साहब क्योंकि कल को तो फिर ये रजिस्ट्रार भी कर सकता है कि रजिस्ट्रार कहे नहीं नहीं मेरे ख्याल में ये कहीं और लगना चाहिए, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के थ्रू कर देगा। ठीक है, अल्टीमेटली वो चीफ जस्टिस साहब करे या रजिस्ट्रार करे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। तो ये तो ज़रा सा मैं बता दूं तो अभी बड़ा लिमिटेड चीज़ है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा 26th अमेंडमेंट के केसेस पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने 27 को लगे। ठीक है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं, लेकिन इसका इम्पैक्ट है सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग के ऊपर। आप ये अलाउ नहीं कर सकते कि जजेस के जुडिशियल ऑर्डर्स को कोई भी दूसरा जज ओवरराइड करे ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, बिकॉज इससे आप फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस खत्म कर देंगे। देखिए, एक होती है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उसके लिए ज़रूरी होता है कि हर जज इंडिपेंडेंट हो। तो ये तो ज़रा सा मैंने आपको ज़रा फैक्चुअल बता दिया। अब इसको अगर आप मैक्रो लेवल पे इस डिस्प्यूट को आप देखेंगे कि ये क्या डिस्प्यूट है। देखिए, हुकूमत को मैं ज़्यादा क्रेडिट तो नहीं देता, लेकिन उनको एक चीज़ का क्रेडिट जो है पिछले 2 साल में देना ज़रूरी है कि मेरे ख्याल में जितनी डिस्ट्रक्शन उन्होंने की है उसमें जो है ना उनका मुकाबला जो है बहुत प्रीवियस रिजीम से करना काफ़ी मुश्किल होगा। और उसमें जो जुडिशरी के साथ किया है और उनकी जो मेन स्ट्रैटेजी रही है वो ये रही है डिवाइड एंड रूल, कि आप जजेस को वो बाहर से अब कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए, मार्शल लॉ लगा के आप जजेस को रिमूव नहीं कर सकते, वो जजेस को अपॉइंट नहीं कर सकते, वो जजेस को रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल 209 में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उनकी मेजॉरिटी नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब फिर किस तरह कंट्रोल करें, तो उन्होंने कहा इनके आपस में फूट डाल दो। तो वो बड़ा सक्सेसफुल रहा बंदियाल साहब के वक्त, काजी फाइज ईसा साहब, एंड टू सम एक्सटेंट आई विल नॉट एग्री दैट ये काजी फाइज ईसा से भी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन वो चीज़ कंटिन्यू कर रही है। और ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम की वजह से, जिसने एग्जेक्टिव का रोल बहुत बढ़ा दिया है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस में। अब मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है चीफ जस्टिस भी नहीं है, सीनियर जजेस भी नहीं है। इन द वर्ड्स ऑफ जस्टिस मुनीब, मास्टर ऑफ द रोस्टर अब एग्जेक्टिव है। ठीक है ना, वो तय करता है कि उनका केस कौन सा जज सुनेगा, और जब उनको लगता है उनके केस का सही फैसला नहीं हो रहा तो फिर वो दोबारा डिसाइड करते हैं कि हम अपनी वाली बेंच बनाते हैं थ्रू द जुडिशियल कमीशन। तो
ये जो 26वीं अमेंडमेंट है, ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट है ना मतीन साहब सुप्रीम कोर्ट में, ये इसलिए है क्योंकि देयर आर 3 व्यूज अमंग जजेस अबाउट दिस 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक ग्रुप ऑफ जजेस है जो ये समझते हैं, जिसको मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी साहब सिंबलाइज करते हैं, कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज 26वीं आईनी अमेंडमेंट नहीं है, वो जजेस की यूनिटी है। तो वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे जजेस डिवाइड हो। फिर एक दूसरा ग्रुप है जिसको आप कह सकते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब साहब लीड करते, जो ये कहते हैं नहीं, ये बहुत डेंजरस चीज़ है 26वीं आईनी अमेंडमेंट, और इसके अगर रूट्स हो गए हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में तो ये सब डिस्ट्रॉय कर। फिर एक तीसरा ग्रुप है जो ये कहता है कि जी देखिए अब ये अमेंडमेंट आ गई है एंड वी हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, ठीक है ना। तो ये जो 3 मुख्तलिफ किस्म के फ़लसफ़े हैं, इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ये कॉन्फ्लिक्ट सुप्रीम कोर्ट में नजर आता है। मैं छोटी सी तस्सीह आमिर साहब कर दूं, रब्त में हमारे बैरिस्टर साहब जो हैं वो बेंच की जो तश्कील के हवाले से बात करेंगे, उसमें जस्टिस इरफान साहब की बात करेंगे, जस्टिस अकील अब्बासी साहब माजरत के साथ उस बेंच के अंदर शामिल है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ। जी फैसल, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि जस्टिस याया अफरीदी जो है यूनिटी रखना चाह रहे हैं, मगर मेरा तो ख्याल है वो उनकी कुछ फैसले ज़्यादा उसकी वजह से तकसीम ज़्यादा बढ़ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये कमेटी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत बनाई गई थी बैंक फिक्सिंग के लिए, उसकी हैयत जब तब्दील की गई कि मुनीब साहब को निकाल दिया गया जो है, और उसकी वहाँ पे बिल्कुल एक वो भी फिर हम ख्याल ये इल्ज़ाम लगता है कि दोबारा ये हम ख्याल बेंचेस वाला सिलसिला आ गया है। दूसरा, ये क्रॉस द बोर्ड एक बहुत बड़े तबके ने, वकला के भी और जजेस के अंदर मंसूर अली शाह जैसे लोगों ने भी ये ख़त लिखे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर आप एक फुल कोर्ट की हेयरिंग करवाएं। और ये पहले भी जो 90 डेज के इशू और बाकी इस पर ये खुद मंसूर अली शाह या अफरीदी साहब पिछले दौर में ये कहते रहे हैं कि जो बहुत अहम इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर फुल कोर्ट होना चाहिए। तो इन्होंने अभी तक उसके ऊपर ना सिर्फ के तकरीबन ना ही कर दी है, अब तो ये अभी आईनी जो 26वीं आईनी तरमीम भी आईनी बेंच को दे दी है, और वो सवाल कर रहे हैं लोग कि जनाब ये जिसके मुतल्लिक फ़ैसला है उसी को दे दिया गया है। तो ये जो आपका व्यू है कि वो यूनिटी के लिए काम कर रहे हैं, हमें नहीं नज़र आता। देखिए बात ये है कि ये उनका फ़लसफ़ा है, ठीक है ना, कि उनका ये ख्याल है कि 26वीं आईनी तरमीम को इस वक्त नहीं टेकअप करना चाहिए बिकॉज दिस विल डिवाइड द जजेस। तो ये उनका ख्याल है, मैं इससे एग्री नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये झगड़ा क्यों है। अच्छा, बिफोर आई कम टू द फुल कोर्ट इशू, ज़रा सा मैं वो जो है करेक्शन कर दूं। देखिए जो ये ओरिजिनल कस्टम केस है उसमें अकील अब्बासी साहब नहीं है, उसमें इरफान सादत साहब भी हैं। इसलिए क्योंकि अकील अब्बासी साहब वो केस नहीं सुन सकते, उन्होंने ही फैसला किया था सिंध हाई कोर्ट में। तो जो बेंच है जिससे ये केस हटाया गया था उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत साहब थे। देखिए ये जो फुल कोर्ट के ऊपर बात है, देखिए क्योंकि मैंने भी चैलेंज की हुई है 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कराची बार एसोसिएशन एंड द इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, और बहुत सारी और पिटिशंस में भी मैं इन्वॉल्व हूँ। अब जजेस में एक कन्फ्लिक्टिंग व्यू है मतीन साहब, वो ये है कि एक व्यू है जो ये कहता है कि ये फुल कोर्ट बनना चाहिए और ये फुल कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बनाना चाहिए, ये व्यू है। एक दूसरा व्यू इसमें ये है कि वो कहते हैं अगर फुल कोर्ट बनना भी है तो आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये डिसाइड करेगी whether it refers the matter to the chief justice for a full court formation। अब कुछ लोग इस पे हंसेंगे,
मैं मुझे शामिल कर ले, मैं हंसी रोक रहा था क्योंकि यहाँ कोई वो पॉलिटिक्स ही आ गई भी है, उसकी जिस तरह हैयत बदली गई भी है वो उसके ऊपर बैठ जाएंगे और वो फुल कोर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल। आप मेरा सवाल ये है कि क्या ये अदालत जो है ऑर्डर कर सकती है कि आप फुल कोर्ट बनाएं और वो बाइंडिंग उस कमेटी के लिए होगा कि नहीं होगा? नहीं, फुल कोर्ट के हवाले से तो चीफ जस्टिस साहब को रेफर किया जाएगा, एंड सिंस वी आर इन अ कंप्लीटली डिफरेंट लीगल फ्रेमवर्क, फिर वो किस कमेटी के पास जाएगा ये चीफ जस्टिस साहब उस पर डिसीजन लेंगे। लेकिन वो जो मैटर होगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये रेफर करना चाहेगी, और हमारी फुल कोर्ट की एप्लीकेशंस भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने हैं, और हमने यही कहा है कि इस पे फुल कोर्ट बनना चाहिए, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस पे बन जाएगा। ऑल्दो मैं एक हद तक आपसे आपकी हंसी में शामिल हूँगा, क्योंकि हमारे जो उस्ताद हैं मीर तकी मीर, उन्होंने हमें बताया था कि मीर क्या सादा हो, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो ये ना हो, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, दे आर ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट जजेस and I have great respect for all of them. They are independent judges and they have been put in a very difficult position. लेकिन मेरे ख्याल में we will be able to convince them कि देखिए इस इशू को controversial ना बनाएं, and let the full court hear this so that जो भी फैसला हो इसको अपहोल्ड किया जाता है, इसको स्ट्राइक डाउन किया जाता है, उसकी एक legitimacy हो। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये केस सुनता है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस पे कोई एडवर्स फैसला करता है, उस फैसले की कोई लिजिटिमेसी नहीं होगी, क्योंकि लोग यही कहेंगे कि इनका तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। अगर सारे जजेस सुनते हैं तो उसमें वो भी शामिल है जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी शामिल है जिनका नहीं है, तो सब बैठ के सुन लें। तो आई एम वेरी होपफुल कि जी बेटर सेंस विल प्रिवेल, और मेरे ख्याल में एक दफ़ा फुल कोर्ट बन जाता है तो आपको ये जो टेम्पर्स नज़र आ रहे हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है बिटवीन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड जस्टिस मंसूर अली शाह, ये भी आपको देखेगा कि ये भी एक तरफ से डिक्लाइन की तरफ जाएगा।